नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हम लोग जो करंट अफेयर्स वार्षिक पूरे साल का 2023 से लेकर 24 तक जितना भी है, वो सब घटना सार का कवर कर रहे हैं। और उसमें जो नेशनल इवेंट है, उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर अभी तक कंप्लीट किए। आज से हम लोगों की जो रणनीति है, उसमें से थोड़ा-सा बदलाव होगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो वह कमेंट या कुछ भी मतलब कमेंट के थ्रू या लाइक डिसलाइक करके आप कम से कम अपनी उपलब्धि जो है, जो यहाँ पे आपकी उपस्थिति है, कम से कम उसको आप दर्ज करा दें, जिससे पता चलता रहता है। नहीं तो फिर यही नहीं पता चलता है कि इस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर दूँ या ना करूँ। एनीवे, खैर मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये कहा था कि इसको सर थोड़ा-सा तेज़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है और ऐसे मैं बनाऊँगा तो 40, 50, 60 लेक्चर बनेंगे जाके। पिछली जो घटना सार थी वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी थी। एक मिनट, वेट अ मिनट। तो वो मैंने कंप्लीट कर दी थी, राइट। तो अभी होना ये है इसमें कि इसको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लेक्चर 4। ठीक है, 3 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी। एनीवे, तो ये है यहाँ पे टॉपिक, ऑक्स क्यूएक्स का पहला हाइब्रिड भारतीय एआई चैटबॉट है। बहुत सारे चैटबॉट लॉन्च हो चुके एआई बेस्ड। चैटबॉट होते क्या हैं? दरअसल एक ऐसा इंटरफेस जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और वो अपने आप आपको, आप कुछ भी लिख के डालेंगे तो वो आपको वैसे ही जवाब देगा, राइट। तो इसको बोलते हैं चैटबॉट। ठीक है, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बैठा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। वहाँ पे एआई बेस्ड एक प्रोग्रामेबल सिस्टम बना हुआ है जो आपको भाषा में, आपकी भाषा में जवाब देता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था ओपन एआई कंपनी का, जो एक यूएसए की कंपनी है, उसने अपना एक चैट बॉट लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी। आपने बहुत सारा नाम सुन रखा है इसके बारे में, ठीक है, चैट जीपीटी। ओके, तो इसके बाद में जब ओपन एआई, ये इसकी जो मदर कंपनी है वो है ओपन एआई, और इसके बाद में यूएसए की ही जैसे गूगल है, गूगल ने अपना चैट बॉट एक लॉन्च किया, उसको नाम दिया जेमिनी। जेमिनी याद रखना। ऐसे एफबी ने भी लॉन्च किया था, ठीक है। तो एफबी में जो लॉन्च किया था उसको नाम दिया था मेटा एआई, मेटा एआई। और मेटा एआई अभी तीसरा वर्जन भी जो है इसका आ चुका है, जो लामा 3 बेस्ड है, राइट। तो मैं छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैंने ऐसे बताने की कोशिश की है। तो इंडिया का जो ये चैटबॉट है, ये इसकी कंपनी है, भारतीय कंपनी कौन है? क्यूएक्स लैब एआई ने अपना एक लॉन्च किया है। इसको नाम दिया है आस्क क्यूएक्स, ठीक, आस्क क्यूएक्स। ये चीज़ आप याद रखेंगे, आस्क क्यूएक्स का नाम है, ठीक। इसमें कंपनी का दावा ये है कि ये 12 से ज़्यादा भारतीय भाषाएं और टोटल 100 भाषाओं का पता लगा रही है और उनका अनुवाद करने और उसका रिस्पॉन्ड करने में सक्षम है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे इनको, ठीक। मोटी मोटी सी चीज़ है कि इंडिया का पहला है हाइब्रिड भारतीय एआई चैटबॉट है, राइट। और ऑक्स क्यूएक्स नाम, इसका नाम है ऑक्स क्यूएक्स। इसकी जो कंपनी है वो है क्यूएक्स लैब एआई। ओके, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। मेरी आज आवाज़ फिर भी आज ख़राब है 3-4 दिन से। एनीवे, अगले टॉपिक पे मैं आता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है चेन्नई मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली भारत की पहली मेट्रो। अब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको क्या आप बोलेंगे? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको ऐसे लिखिए आप, ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है? मतलब ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो सर्विसेज हैं आपको एक ही जगह बैठे बैठे मिल जाएंगी। जैसे ओएनडीसी पे आपको अगर ओला बुक करनी है तो ओला भी यहीं से आप बुक कर सकेंगे। अगर आपको उबर कैब बुक करनी है तो उबर भी आप यहीं से बुक कर सकेंगे। आपको अगर रेंट बस अगर आपको बुक करनी है तो वो भी आप यहीं से बुक कर सकेंगे। इवन दो अगर चेन्नई मेट्रो की टिकट लेनी है, उसका पास लेना है, वो भी आप यहीं से बुक कर सकेंगे। और भी अभी अगर आपने देखा होगा तो आप अगर गए होंगे पेटीएम की साइट पे तो वहाँ पे फूड डिलीवरी जो है, फूड डिलीवरी के लिए ओएनडीसी भी आ गया है। बहुत 1-1.5 साल हो गया है इसको आए हुए। तो इससे क्या होता है ना कि जो चार्जेस आपका जोमेटो और स्विगी लेते हैं, उससे बहुत कम चार्जेस पे ओएनडीसी पे आपको खाना मिल जाता है सेम रेस्टोरेंट से, ठीक है। तो ओएनडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्या, क्योंकि एकीकृत सिस्टम है इसमें। सब सारे जो
सर्विस प्रोवाइडर हैं, ओला उबर जैसे, रेड बस जैसे, ये सारे एक ही सिस्टम पे लेके इनको डाल दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दूसरी एक चीज़ और है, इसके बाद में कानपुर इसमें लिखा है, कोच्चि मेट्रो हो गई जैसे, कानपुर पुणे मेट्रो, अन्य इसको भी इसी में भी शामिल कर लिया जाएगा। बस इतनी सी मोटी मोटी बात थी, और कुछ इसमें है नहीं। आप चाहे तो पढ़ लेना। अब देखिए, मैंने इतना सब आपको पढ़ा रखा है, आपको मैंने ये भी बताया था कैसे आप क्वेश्चन इसमें निकाल पाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत आप करिए, थोड़ी सी मेहनत मेरे कहने पे करिए, उसका फ़ायदा मिलेगा। हमेशा सब पका पकाया एकदम से, अगर सब चीज़ जहाँ पे फंस रहे हैं वहाँ सारी मैं कोशिशें कर रहा हूँ। जैसे ONDC में मुझे पता था आप फंसेंगे, इसलिए मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, राइट। अगर मैं एक एक चीज़ ऐसे पढ़ूंगा तो आपको पता है ना कि बहुत टाइम जाएगा, राइट। और वो आपके लिए भी अल्टीमेटली बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मैं 50 मिनट में करा सकता था, उसके लिए मैं 5 घंटे लगा पड़ा हूँ। ठीक है, मैं तो लग जाऊँगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बट आपकी कवर नहीं होंगी, राइट। तो उसके लिए आपको भी नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करते रहिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट। अब एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की, ठीक। इस रिपोर्ट में 44 से 70 शहरों का मूल्यांकन किया गया। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, इसमें ये लिखा नहीं है बट मैं बता देता हूँ आपको, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। याद रखना, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मोहुआ, हाँ, ये एच है, राइट, ये एच है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट, ये सर्वेक्षण करा रही है, और ये सर्वेक्षण हो रहा है 2016 से भारत में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ये स्वच्छता सर्वेक्षण है, समझे, जो 2016 से लगातार हो रहा है, और इस बार लगभग मतलब 7वीं बार ये 2024 की रिपोर्ट आई है, ठीक है। सर्वेक्षण है 2023 का, देखिए यहीं पे आप फंसते हैं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में लिखा होकर आता है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार, और आप लगा आते हैं पिछले साल की चीज़ें, ठीक। जबकि ये जारी हुई है 2024 में, आप भूल जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि 2024 की रिपोर्ट है, नहीं, 2023 की रिपोर्ट है। इस चीज़, ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, आप पढ़ के भी जिसमें गलतियाँ करते हैं, नुकसान उठाए जाते हैं, फिर समझे, फिर आप कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे चीज़ें हैं। आरओ का तो पेपर कैंसिल हो गया, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये बोला कि ऐसी गलतियाँ होती हैं। एनीवे, तो मोटी मोटी सी बात, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि पिछले 7 सालों से लगातार, पिछले 6 सालों से लगातार ऐसा हुआ कि इंदौर जो था सबसे टॉप पे था। इस बार ऐसा हुआ है कि सूरत जो नंबर 2 पे भी कभी था, अब वो भी नंबर 1 पे आ गया है। तो नंबर 1 पे दोनों को स्कोर सेम दिया गया। कितना दिया गया? इतना स्कोर ये लिखा हुआ है, ठीक है। सूरत इसमें भी आ गया। फिर नवी मुंबई है, विशाखापट्टनम है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। और ऐसे करके सब सारी चीज़ें ऐसे लिख करके लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको एकमात्र का मतलब 15 के अंदर नोएडा जो है एकमात्र यूपी का मिलेगा। यूपी में आप ढूंढेंगे ज़बरदस्ती, आपकी ये आदत होनी चाहिए, ठीक है, कि यूपी का अगर कोई है तो। और दूसरी चीज़ है, स्वच्छ सर्वेक्षण में ये 1 लाख से ऊपर वाले शहर हैं। 1 लाख के अंदर अगर शहर वालों की बात करोगे तो नंबर 1 पे है सांसवाड़, समझिए। फिर है पाटन छत्तीसगढ़ का, लोनावाला महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखना, छावनियों में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आगरा की छावनी है, आगरा छावनी, ये यूपी में आगरा छावनी, इसको टॉप 10 में जगह मिली है। नंबर 1 पे महुआ है, फिर देवलाली है, फिर अहमदाबाद कैंट है, ठीक। छावनी कंटेनमेंट बोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ से ये निकल के आता है कि 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहरों की बात हो रही है। गंगा शहर, जहाँ से गंगा निकल के आती है, जो गंगा नदी के तट पे बने हुए हैं, उसमें नंबर 1 पे बनारस है, वाराणसी है, दूसरे नंबर पे प्रयागराज, तीसरे पे बिजनौर, तीनों उत्तर प्रदेश के लगातार। फिर पहुंच गया हरिद्वार, फिर 5वें नंबर पे फिर देखिए उत्तर प्रदेश। ये देखिए गला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप कट कर लेंगे। पढ़ते समय इतनी छोटी छोटी मिस्टेक बुक में भी खैर हो जाती हैं, इनको गलत नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी सी गलतियाँ हो गई हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख लेंगे आप, ठीक है, कन्नौज उत्तर प्रदेश, राइट, याद है, और कोई नहीं है। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे टॉप 5 में केवल हरिद्वार 4थे नंबर पे आ जाता है, जो उत्तराखंड का है। फिर और ये कानपुर के जैसे महानगरी कानपुर, खतरनाक और विशाल नगरी कानपुर आपकी कहाँ पे है, ये भी देखिए गलती यहाँ पे हो गई है, कानपुर को भी उत्तराखंड लिख दिया गया, वहाँ उत्तर प्रदेश आप कर लेंगे। ये मिस्टेक हो जाती हैं, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 राज्य की बात है, इसमें आप 5 राज्य आराम से रट के जाना।
अब 3 वाला खेल नहीं चलेगा बाबू, याद रखना। पिछले बार के पेपर उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि टॉप 3 की जगह टॉप 5 पूछ लिया है, ठीक। तो महाराष्ट्र नंबर 1, MP नंबर 2, छत्तीसगढ़ तीसरे पे, उड़ीसा और तेलंगाना। यूपी को आप बिल्कुल याद रख के जाना, 9 नंबर पे है, ठीक है। स्कोर है ये, ठीक। निम्नतम जो है प्रदर्शन करने वाले, उसमें अरुणाचल सबसे बुरी स्थिति में है और मिजोरम है। जबकि मेनलैंड मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मेनलैंड का मतलब है भारतीय प्रायद्वीप में जो भी राजस्थान है वो बड़े राज्यों में सबसे खतरनाक स्थिति में है। बाकी सब ये नॉर्थ ईस्ट के आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ कि बनारस को स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान दिया गया, बनारस को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान दिया गया। और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वो 5 स्टार शहर के रूप में नामांकित किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए जो गीत विमोचन हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए, उसका शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प। याद रखना इसको, ठीक है। इसको आवाज़ दिए गायक कैलाश खेर, जिन्होंने गाना गाया बम 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 लहरी, ठीक है, याद रखना। लहरी मैं मंगल गाऊँ, ऐसे वाले गाने जिन्होंने गाए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। थैंक यू यहाँ तक। चलो अब आगे आता हूँ। पटना बना देश का सबसे पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर। मतलब पटना में बापू टावर सबसे बड़ा ऐसा बना है जिसमें तांबे का आवरण है। तो इसको आप आराम से पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं बहुत इस पर जोर नहीं डाल रहा हूँ। इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें केवल पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं समझा सकूँ आपको बहुत कायदे से, ठीक है। तो पटना में हुआ, और पटना में भी खासकर गर्दनी बाग में बापू टावर की आधारशिला रखी गई। ऊंचाई इसकी है 120 फीट के आसपास। यह 6 मंजिला टावर है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसमें बापू टावर की विशेषता ये है कि बाहरी जो आवरण है इस पर तांबे की परत है। वो वेट जो है 42,000 kg। इसको थोड़ा नहीं पूरा पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इसमें थकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च। अब ये एक्सरे पोलरीमीटर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप चले जाएंगे उपग्रह। यहाँ पे लिखा है एक्सपोसैट मतलब क्या है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ी मिस्टेक होती रहती है। तो ये एक्सपोसैट है, एक्सरे पोलरीमीटर। इसका काम ये है कि देखिए PSLV मैं आपको बताता रहता हूँ, PSLV, GSLV और LMV, ठीक, LVM3, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं ऑलरेडी, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। इसरो वाली चीज़ों में मैं नहीं फंसूंगा, सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट की बात यह है कि देखिए PSLV ने एक पृथ्वी की निचली कक्षा में ऐसा एक उपग्रह लॉन्च कर दिया है जिसका काम बेसिकली ये है कि जो एक्सरे का जो इमिशन है और जो पोलराइजेशन है उसका ये अध्ययन करेगा, ठीक है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में है और ये PSLV की 60वीं उड़ान थी, ठीक। लेकिन C58 द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूल जाएंगे आप। 60वीं उड़ान की जगह C60 आप करके चले आएंगे, ठीक है। तो 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बनाया किसने है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जो पेलोड है पोलेक्स एक्सरे पोलरीमीटर उपकरण, जिससे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया और UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पोलरीमीटर मानदंडों के मामले के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक। मतलब 2 का इसमें हाथ है, याद रखना। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, ठीक है। और इसके बाद ये 5 वर्ष, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा हुआ, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोल वेधशाला वाला दुनिया का दुनिया का दूसरा देश बन गया है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो अब आ गया हमारा अगला नया पॉइंट, कौन सा है, वेटलैंड आर्द्र भूमि सिटी प्रमाणन। वेटलैंड से जब याद आता है तो आपको 1971 का रामसर सम्मेलन जरूर याद आता है, और 2 फरवरी की वो डेट याद आती है जब ये सम्मेलन हुआ।
जब 2 फरवरी को हम वेटलैंड दिवस मनाते हैं। इस साल की वेटलैंड डे की थीम क्या थी, आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं मुझे, ठीक है? बताएंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि कुछ अच्छा आपने किया है, ठीक है? तो देखिए इसमें सीन क्या है कि वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन। अब ये बहुत बहुत अजीब सा नाम लगता है, ठीक है? ये है क्या, तो मैं ये समझाने वाली चीज़ है, मैं ये आपको समझा सकता हूँ। इसको बोलते हैं वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन, वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। अब ये वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन क्या है, तो वेटलैंड WCA ये प्रपोज हुआ था COP 12 में, जो 2015 में मनाई गई थी COP 12। अब उसमें हुआ ये था कि जितने वेटलैंड वाले, जितने ये शहर हैं जहाँ पे जो वेटलैंड को सुरक्षित रखने में अपना असाधारण योगदान दे रहे हैं, असाधारण योगदान का मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अपना योगदान कर रहे हैं, ऐसे शहरों को रेटिफाई किया जाएगा, ऐसे शहरों को एक्रेडिशन दी जाएगी, ठीक? ये है कार्यक्रम। और कॉप क्या था, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, तो आप UNFCCC पढ़िए जाके, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उससे निकल के आया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक? तो COP जो 12 हुई 2015 में, उससे निकल के आया था वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और इसमें ये जो शहर जो वेटलैंड को बचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन असाधारण मेहनतों में जो शहर आएंगे उनको 5 साल के लिए, सॉरी 6 साल के लिए शायद ये प्रपोज किया गया है कि वो 6 साल तक इस एक्रेडिशन में, इस लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। इसके बाद उनको देखा जाएगा कि वो सही काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मोटी बात अब आपको समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है। अब सीन देखिए ये है कि इसमें मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं। मध्य प्रदेश का एक इंदौर है और MP का ही भोपाल है, और राजस्थान का उदयपुर है। यानी MP के 2 हैं और राजस्थान का 1 है। इसको शामिल करने की बात की जा रही है, ठीक है? शामिल किया गया है, ठीक? इसमें जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चला रही है अमृत धरोहर पहल, रामसर साइटों को संरक्षण मूल्यों के तहत बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। ये आप ऐसी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे ये समझाने की ज़रूरत हो गई, ठीक है? तो आप याद रखेंगे, ठीक? जो चीज़ मैंने बता दी, और इससे इतर और कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे लिखी हुई हैं, इनको ये आपका ज्योग्राफी के वैसे मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे भोपाल भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में है, आपको पता है। यहाँ पे भोज आर्द्रभूमि है। उदयपुर के समीप 5 जो वेटलैंड्स है आर्द्रभूमि है, यानी पिछोला जो लेक आप पढ़ते हैं, फतेह सागर लेक पढ़ते हैं, रंग सागर पढ़ते हैं, ये सारी दूध तलाई पढ़ते हैं, ये सारी आपको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। याद करने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट है? तो ऐसा आपसे पूछा जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी मैचिंग में दे देता है, आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है? तो याद रखना। और इसमें जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाइए, ये इंदौर शहर के बारे में लिखा है। ये होलकर राजवंशों द्वारा स्थापित किया गया था, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 7वें साल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023, जिसकी रिपोर्ट आई जनवरी 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा जो जारी की गई, और जिसको बनाता है MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है? शहरी आवास एवं शहरी मामले, ठीक है? तो याद रखना, ठीक है? इसको तो उसमें भी इसकी रैंक जो इस बार सबसे टॉप पे गया है, ठीक? याद रखना। इस शहर में सीरपुर झील आर्द्रभूमि स्थल है। अब आपसे हो सकता है ये पूछा जाए कभी, सीरपुर झील कहाँ है? आप कहेंगे ये तो हमको मिला नहीं। तो ऐसे ही मिलता है, जब आप कोई बुक पढ़ें तो उसमें ये ढूंढें ये कैसे निकल सकता है इसमें कुछ। तो होता क्या है ना कि 40 चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो ऐसे ही मिल जाती हैं आपको, समझे? बहुत बार ऐसा हुआ। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत 4थे स्थान पर, बड़ी खुशी की बात है। मीडिया की हालत तो बड़ा वेट, जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उसमें तो बड़ी गंदी हो गई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात यहाँ पे हो रही है। दावोस में जो ये बैठक हुई 15 जनवरी 2024, बैठक से पूर्व 15 जनवरी 2024 को एक क्या जारी की गई, एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, राइट? इसमें बात की गई है जो NGOs हैं उसमें भारत, उस NGOs पर भारत भरोसे के लिए शीर्ष पर है। गैर सरकारी संगठन यानी NGOs पर जो भारत के भरोसा है वो शीर्ष पे है। मीडिया विश्वास में भारत 4थे नंबर पर आ गया। सरकार के विश्वास के मामले में 5वें नंबर पे आ गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप आराम से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इसलिए नहीं है कि रिपोर्ट बहुत भारी भरकम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बट इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि देखिए पढ़ाई करते के वक्त के आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में
पूछने की संभावनाएं कहाँ से ज़्यादा होती हैं, जैसे कि जो चीज़ें प्रो गवर्नमेंट होती हैं, जो चीज़ें प्रो इंडिया होती हैं, उनके पूछे जाने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं, जबकि जहाँ पे इंडिया की स्थिति बहुत गंदी खराब होगी, समझे, या गवर्नमेंट की स्थिति बहुत गंदी खराब होगी, ठीक, वो चीज़ें पूछे जाने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये केवल एक बताने का तरीका है आपको, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आता हूँ। पार्वती, याद रखना है इसको, ये मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक योजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो अभी समझौता क्या है, त्रिपक्षीय समझौता आपको बता देते हैं। देखिए बहुत सालों से एक चल रही है नदी जोड़ो परियोजना। अब नदी जोड़ो परियोजना का सीन ये होता है कि वहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, 2 या 2 से अधिक या 2 से 3, 3 से 4, इन परियोजनाओं में नदियों को आपस में नहरों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो होता ये है कि जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है ठीक से, वहाँ पे भी नहरों से पानी पहुँचाया जाता है। जैसे बहुत सालों से अटकी रही यूपी और एमपी का एक प्रोजेक्ट था, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, आपको याद हो, यूपी में बुंदेलखंड का जो एरिया है, बुंदेलखंड जहाँ पे पानी का हमेशा सूखा बना रहता है, उसके लिए ये योजना की गई थी, लागू की गई थी। और ये योजना भी आती है नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था कहीं पे, गोदावरी, कृष्णार, पेन्नार और जो कावेरी नदियां हैं, इनको भी जोड़ने की बात चल रही है। तो ऐसे ही, ठीक ऐसे ही ये है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। अब ये है क्या कि पार्वती काली सिंध और चंबल, ठीक, ये जो नदियां हैं ये आपको मिलेंगी कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये त्रिपक्षीय समझौता है। त्रिपक्षीय समझौते में कौन कौन है, तो नंबर 1 पे तो एमपी रहेगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, फिर मान लीजिए एमपी है, फिर मान लीजिए राजस्थान है। अब होता क्या है, ये वाली नदी इसमें चंबल में मिल जाती है आके, पार्वती भी इसमें मिल जाती है, तो इसमें बीच में एक नहर बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, ठीक है, इसकी लागत है 75,000 करोड़ रुपए के आसपास। त्रिपक्षीय समझौता है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है मध्य प्रदेश के, और राजस्थान के विजय लाल शर्मा है। ठीक है, और जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ठीक से थोड़ा सा पढ़ लेना। ये सेंट्रल की योजना है, इसमें 90% जो केंद्र का जो खर्च है वो केंद्र सरकार देगी, समझे, जबकि 10% राज्य सरकारें देती हैं। मैंने आपको एक चीज़ और भी शायद बताई थी पहले, जो भी प्रोजेक्ट लागू होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में या जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले एरिया में, वहाँ पर भी भारत सरकार अधिकतर 90% प्रोजेक्ट जो होते हैं, मतलब प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें 90% जो फाइनेंस जो होता है, पैसा होता है, वो भारत सरकार देती है, जबकि 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है, याद रखना। ठीक है, और आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसा ही होता है, ठीक, याद रखना। चलो आगे आता हूँ। केरल में मछली उत्पाद को बढ़ावा देने की कृत्रिम चट्टान परियोजना है। कुछ इसमें नहीं है सीन, इसमें सीन मैं समझा देता हूँ। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं जो फिशरी जो मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला साहब, उन्होंने केरल के विंजिगम में ऐसा किया है कि जो बैरियर रीफ होती है ना, रीफ जैसे ग्रेट बैरियर रीफ आपने सुनी, समझे, जो कोरल की बनी होती है, वैसी उसी तरीके की नकली रीफ बना के उसमें डुबोएंगे और उससे मछली जो है उससे निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। यह परियोजना है जिसमें 60% केंद्र सरकार, 40% कौन देगा, वहन करेगा ये। अच्छा, मछली की बात आ रही है तो मछली, एक आपने आजकल बहुत सुन रखा होगा आपने, लोग बड़े टैबलेट खाते हैं इस चीज़ के, तो ओमेगा 3 के, ठीक है, ओमेगा 3 के लिए अक्सर बोला जाता है कि आपके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जैसे हार्ट के लिए बड़ा अच्छा बनाया जाता है। तो आप बताएंगे ये ओमेगा 3 है, ये कौन सी मछली के ऑयल से बनाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ आप मुझे ये बताएंगे। दूसरी चीज़ और भी है, एक चीज़ और मुझे आप बताएं कि क्या ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 का कोई और फॉर्म ऐसा कोई है क्या, वो किसी वेजिटेबल या किसी वेजिटेरियन वाली ऐसी चीज़ों से, समझे, उनसे प्राप्त किया जाता है क्या। ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए फिर से आ गया। यहाँ पे पॉइंट ये है कि झारखंड में गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया। गिद्ध रेस्टोरेंट क्या है,
देखिए इसकी स्थापना सबसे पहले तो आप मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लीजिए। जैसे कोडरमा जिले में एक गिद्ध रेस्टोरेंट, गिद्ध के लिए एक रेस्टोरेंट या देसी भाषा में बोलते हैं तो रेस्टोरेंट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे फ्लुएंसी के साथ में तो रेस्टोरेंट, राइट, और हिंदी में रेस्तरां, ठीक। तो रेस्तरां स्थापित किया गया जनवरी में। अब है क्या सीन इसमें, सीन क्या है, अभी आपने हाल में बहुत करंट अफेयर्स या अन्य पढ़ा भी होगा साइंस में कि डिक्लोफेनाक नाम की एक पेन किलर होती है, राइट। वो तमाम जानवरों को उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब उनको पेन होता है, कहीं चोट लग जाती है या कुछ भी होता है। तो उस टाइम पीरियड पे अगर वो जानवर मर जाता है तो वो पेन किलर अल्टीमेटली उसको, क्योंकि उस जानवरों को खाते हैं गिद्ध, राइट, तो अल्टीमेटली वो गिद्ध के टिश्यूज में जाती है और गिद्धों की जो किडनी थी फेलियर हो गई। इससे लाखों करोड़ों गिद्ध मर गए। इसलिए आपको अब गिद्ध बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में भी ये डाइक्लोफेनाक जो था इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो गिद्ध यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से मर गए, वहाँ से यहाँ आ गए, ये वाली सीन चलती रही। तो इसलिए ये गिद्ध रेस्टोरेंट ऐसा है कि इसमें झारखंड सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि जो मान लीजिए जो मवेशी मर गए, जो मान लीजिए गाय मर गई, या मान लीजिए और कोई और जानवर है जो मर गए और वो उनमें अगर इंजेक्टेड नहीं है वो, तो उनको वो गिद्ध के खाने के रूप में एक निश्चित जगह पे, जो जगह कोडरमा जिले में है, तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो 1 हेक्टेयर भूमि पर ये गिद्ध रेस्टोरेंट बना दिया गया, ठीक है। इतनी चीज़ें मुझे समझानी थी बस, ठीक। अगले पॉइंट पे आते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता है, ये टाइगर रिजर्व है जो 2 स्टेट के बीच में आता है। एक है उसमें एमपी और दूसरा है आपका महाराष्ट्र। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में आता। अब इसमें जो ये वाला पॉइंट लिखा है यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। यह लिखा है डार्क स्काई पार्क, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। ये डार्क स्काई पार्क क्या है? तो डार्क स्काई पार्क दरअसल वो स्थिति है जहाँ पे जो रिजर्व होता है, या फिर वो किसी वेधशाला में हो, समझे, वेधशाला में स्थापित कर दिया गया हो, या फिर वहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइट है वो बहुत कम आती हो, राइट, बहुत कम आती हो, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया? तो वो आपका हो जाता है डार्क स्काई पार्क, ठीक है। और ये इंडिया का पहला है, ठीक, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या है कि एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है इसी में, पेंच टाइगर रिजर्व में। और यहाँ बाघोली एक जगह है, बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए हो जाता है डार्क स्काई पार्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डार्क स्काई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आमतौर पर पार्क या वेधशाला के आसपास का होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है, ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लेना, छोटा सा है। IUCN द्वारा भारत का पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन। IUCN, मैं बहुत बार IUCN के बारे में बता चुका हूँ, कितनी बार बताऊँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। कई बार मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कि अब इसकी ये बुक जो होती है, रेड लिस्ट होती है, उसमें पहली बार हिमालयन वुल्फ है, उसको पहली बार वनरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है, ठीक है। अब हिमालयन वुल्फ के बारे में अगर जानना हो तो ये पढ़ लेंगे। हिमालयन वुल्फ कैनिस, ये ल्यूपस चाको, ठीक है, में पाया जाने वाला एक ल्यूपन शिकारी है, ठीक। बहुत ज़्यादा ये है नहीं, 4000 मीटर से ज़्यादा ऊपर पाए जाते हैं। उनकी टोटल आबादी 2200 से लेकर 3700 के आसपास तक मिलेगी आपको, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अति इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे देखिए, इससे कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा, इस साल हो सकता है एग्जाम में। 5 लोगों को भारत रत्न देने की बात की गई है। आप पहली बात तो ये बताएं, इसमें लिखा नहीं है, आप भारत रत्न देने वाली कमेटी में कौन कौन होता है, पहले ये सर्च करिए। दूसरी चीज़, भारत रत्न अभी तक कितने लोगों को दिया गया, वो सर्च करिए। भारत रत्न में क्या केवल ताम्रपत्र ही दिया जाता है या कोई पैसा भी दिया जाता है, ये भी सर्च करिए। भारत रत्न के बारे में मतलब टोटल आप पढ़ लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, ठीक।
अब सीन ये है कि उन 5 लोगों में बड़े ऐतिहासिक नाम हैं। ऐतिहासिक नाम ऐसे हैं जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर साहब हैं, इनका नाम है। बीजेपी के नेता पहले रहे लाल कृष्ण आडवाणी, उनका नाम है, जो कि अब मतलब अब तो खैर काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं और जो राजनीति है उससे दूर भी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह साहब, इनका नाम है, चौधरी चरण सिंह इनका नाम है। नरसिम्हा राव साहब इनका भी नाम है। और एग्रीकल्चर जो कृषि वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन साहब, इनका भी नाम है। तो देखिए बहुत महान हस्तियाँ हैं इसमें, कुछ इतनी महान हस्तियाँ जैसे कि मान लीजिए स्वामीनाथन साहब, बहुत महान हस्ती हैं, ठीक है। मतलब बड़े बड़े सारे बड़े लोग हैं, इसमें किसको क्या ही कहोगे, समझे। जो रिफॉर्म हुए इंडिया में 1991-92 में, सबसे बड़ा योगदान नरसिम्हा राव साहब का रहा। होता क्या है ना, इनको नरसिम्हा राव को बहुत कम आंका गया। मेरा ऐसा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि बहुत दूरदर्शी और बहुत तेज व्यक्ति ये थे। अच्छे प्रधानमंत्रियों में अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि शायद मैं रैंकिंग में सबसे ऊपर इन्हीं को रखूं, क्योंकि जब देश ऐसी स्थिति में था, समझे, जो कोई डिसीजन लेने से हर व्यक्ति डर रहा था, उस समय नरसिम्हा राव साहब और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन साहब बताएंगे आप, ठीक है। तो वो दोनों लोग मिलके ये डिसीजन लेते हैं कि अब कैसे भारत को देश से निकालना है, और एलपीजी रिफॉर्म जो आप पढ़ते रहते हैं उसके बारे में, ठीक है, उनसे देश को निकालते हैं, ठीक, याद रखना, ठीक है। मनमोहन सिंह की दरअसल मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति जी। तो इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चरण सिंह साहब हैं, इनका नाम, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों का। कर्पूरी ठाकुर के बारे में विशेष बातें कुछ ऐसी है लिखी गई जैसे इन्हें जननायक कहा जाता है। दरअसल ये एक रिफॉर्मर टाइप के व्यक्ति थे, जो यहाँ पे देखिए कुछ लोग बहुत नाम से कन्फ्यूज जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दूसरी चीज़ है, ये इनके नाम में कर्पूरी ठाकुर लिखा था, लेकिन दरअसल ये एक ओबीसी में नाई जाति होती है उससे आते थे, और इनका पूरा जो आंदोलन था वो जाति प्रथा के विरुद्ध ही था, ठीक है। तो ये समाजवादी नेता थे और इससे ये मुख्यमंत्री तक बने, ठीक। और इनको देने की बात की गई है कर्पूरी ठाकुर को। इन्होंने आरक्षण दिया बिहार में आरक्षण देने के साथ साथ में कुछ जो गरीब महिलाएं हैं बिना जाति भेद किए उनको भी दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कर्पूरी ठाकुर बहुत पढ़िए, कभी अच्छे व्यक्ति थे, समझे, दूरदर्शी थे। दूसरी चीज़ और पढ़ी लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में, ठीक है। आरएसएस से इन्होंने शुरुआत की, इसके बाद में आरएसएस को जीवन दे दिया। भारत भाजपा के पितामह कहलाए जाते हैं, और 3 फरवरी 2024 को उन्होंने भारत को देने की बात की गई थी, ठीक है। इनके बारे में सुनिए, इनके जो यात्रा थी सोमनाथ से अयोध्या तक की 1990 में, जो मंडल कमीशन के अगेंस्ट चालू की गई थी, समझे। आपको अगर पता हो, राजनीति में दिलचस्पी होगी तो पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है, इसने भाजपा को भाजपा बना दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसलिए इनका योगदान जो है ज़्यादा है, ठीक। चौधरी चरण सिंह बहुत शानदार व्यक्ति, ऐसे शानदार व्यक्ति जिन्हें किसानों का मसीहा बोला जाता था। मैं अपने बाबा के साथ यानी दादाजी के साथ में जब मैं बैठता हूँ तो वो कहानियाँ सुनाते हैं। अब मेरे दादाजी की उम्र इस समय 100 साल के आसपास होगी, और वो इस समय जब भी कभी बात होती है तो कभी वो चौधरी चरण सिंह की कहानियाँ सुनाएंगे, और वो बताते रहते हैं कि किस तरीके से खाद जो है वो शुल्क मुफ्त इन्होंने की, जिस बात पे अड़ जाते थे तो अड़ जाते थे, ठीक है। तो याद रखें, 5वें प्रधानमंत्री बने थे, ठीक, और किसानों के मसीहा के रूप में आप जानते हैं, ठीक है। चाहे इसमें देखिए लिखा 52 में 1952 में जो उत्तर प्रदेश में जमींदारी का उन्मूलन हुआ, समझे, उसमें भी इनका प्रयास था। अब देखिए कई पॉइंट आपको यहीं से मिल जाते हैं। 1952 में जमींदारी का उन्मूलन हुआ उत्तर प्रदेश से। अब ये आप कहीं मान लीजिए अगर आ जाएगा तो आप फंसे रहेंगे, ठीक है। 1954 में किसान के हित में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित कराया। ये सब चीज़ें ऐसी होती कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, याद रखना। लोक दल का इन्होंने गठन किया और सारी बातें हैं। इसमें पीवी नरसिम्हा राव के बारे में भी चीज़ें बहुत सारी लिखी हैं, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1991 की घटनाओं का भी जिक्र किया है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के फार्मूले की भी बात यहाँ पे की गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। स्वामीनाथन साहब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के कुंभकोणम के थे, मोनकम्बो संबा शिवम, ठीक, याद रखना, ठीक। एम एस स्वामीनाथन, मोनकम्बो सुभाष,
मोनकोम्बू संभासिवम। मेरी टंग ट्विस्टर टाइप की पोजीशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एम एस स्वामीनाथन ऐसे याद कर लीजिए और इनका योगदान पढ़िए, इन्होंने किया क्या है वो इसमें पढ़िए। हरित क्रांति का जनक क्यों कहा जाता है, हो सकता है कि आपको ऐसे में ही कहीं लिखने को ये मिल जाए या किसी आंसर में लिखने को मिल जाए, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कई जगह आप ये चीज़ें डाल सकते हैं, मैं आपसे कहता हूँ ऐसे पॉइंट पर नोट करके रखिए, ठीक है। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी ने, अगला पॉइंट है, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये सुपर क्रिटिकल थर्मो पावर प्रोजेक्ट है। अब आप कहेंगे ये सुपर क्रिटिकल थर्मो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, बस तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है और अल्ट्रा जो ये थर्मल पावर की इसकी दक्षता है, ये कम कार्बन पदचिह्न बनाएगा और 10% पर्यावरण अनुकूल बायोमास से फायरिंग पहल सुनिश्चित करेगी, ठीक है, प्रभावशाली होगा इतना। इतनी वाली चीज़ें सीन इसमें मोटी मोटी बात इसमें यह है कि ये नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड इसका है और 800 मेगावाट की 3 यूनिट है, ठीक। कहाँ स्थापित किया जा रहा, तो तालाबीरा में, तालाबीरा में। अब ये तालाबीरा कहाँ है, तो उड़ीसा के संबलपुर में, ठीक। इतनी चीज़ें हैं, एक अब इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें जितनी 2400 वाट की जो बिजली है वो सारे बांट दी जाएगी आसपास। अब आइए, केंद्र और असम सरकार के साथ समझौते के बाद उल्फा का अस्तित्व समाप्त। ये हेडिंग तो ऐसे लिखी हुई है, क्या सच में उल्फा समाप्त हो गया है? तो देखिए, उल्फा तो फिलहाल अभी बिल्कुल ढंग से तो नहीं समाप्त हो गया। रीज़न ये है, कई स्वयंभू नेता बन जाते हैं। होता ऐसा है, जैसे जो उल्फा है, उल्फा एक बरुआ है जिन्होंने उल्फा चालू की, ठीक है। इनके साथ में इनके कुछ लोग थे, ठीक। उल्फा का आपको फुल फॉर्म यहाँ में लिखा हुआ मिल जाएगा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इनका काम ये था कि असम को आज़ाद कराना है, ठीक। तो ये सशस्त्र विद्रोह था, ये गोली बम बारूद इसी की बात करते थे, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, अभी पिछले 4 दशक से ये कार्यक्रम इनका चल रहा था सक्रिय, ये सब मतलब आतंकवादी किस्म के, आतंकवादी क्या मतलब उग्रवादी किस्म के ये लोग हैं। इसके बाद में इनके इसमें उल्फा में बहुत विघटन भी हो गया, अलग अलग तरीके के लोग आ गए, अलग अलग संगठन उल्फा के अंदर ये लोग अलग अलग नाम से बन गए, मतलब नाम उल्फा चलाते हैं, संगठन में कोई और है। तो ऐसे ही 2 संगठन खत्म हो गए, लेकिन जो सबसे पुराना अभी तक संगठन है वो अभी तक बरकरार है, याद रखना है इसको, ठीक है। इससे पहले इसमें देखिए, शायद यहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, आई डोंट नो, पता नहीं। हाँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आएंगे, संगठन जो है ये 79 में ये बना था असम में, और इसमें संघर्ष से इनकी मांगें जो थी वो उनको पूरे करने की बात थी। इसके जो हेड थे वो थे परेश बरुआ, जो आज भी हैं, ठीक, अरविंद राज खोवा और अनूप चेतिया। तो ये जो 2 नाम इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, अरविंद राज खोवा और अनूप चेतिया, ये तो डाइल्यूट हो गए हैं, ये तो न्यूट्रलाइज कर लिए गए। न्यूट्रलाइज का मतलब है इनसे बातचीत करके और इन्होंने ये रास्ता छोड़ दिया। लेकिन परेश बरुआ जो है ये अभी हाथ में इसकी बात नहीं आई है, ठीक है, इससे बातचीत नहीं है। बाकी सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो बाकी ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे उल्फा के बारे में, थोड़ी बहुत चीज़ें उल्फा के बारे में पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक। वाइब्रेंट गुजरात समिट की देखिए बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें ये जनवरी 2024 में हुई और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद साहब यहाँ पे शिरकत इन्होंने की। अब है क्या, इसमें बहुत सारे अरबपति लोग थे, जैसे मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, ऐसे टाटा बड़े बड़े लोग, ठीक। इसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर, इंपॉर्टेंट। चलिए, इसकी शुरुआत जो थी वाइब्रेंट गुजरात की, ये इसकी शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। अलग अलग उसका होगा। तो यहाँ पे कुछ घोषणाएं हैं, मैं इसको जैसे बता देता हूँ। जैसे सुजुकी कंपनी 25,000 करोड़ की लागत से एक प्लांट बनाएगी। स्टील किंग जो लक्ष्मी मित्तल साहब हैं, हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने वाली साइट शुरुआत कर रहे हैं। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर बनाएगी गुजरात के धोलेरा में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जहाँ सेमीकंडक्टर आ जाए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ सेमीकंडक्टर आ जाए वो समझ लो इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ AI आ जाए समझ लो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ अडानी ग्रुप जो है वो कच्छ के खावड़ा में
30 गीगावाट, 30 गीगावाट यहाँ लिखा, 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बना रहा है, समझे। और ऐसे ही अडानी ग्रुप ग्रीन सप्लाई चेन के तहत सौर पैनल, विंड टरबाइन और सीमेंट प्रोडक्ट, तुम दुनिया भर की बात है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, तो हजीरा में ही, यहाँ पे हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने वाली है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही आपको मिल जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लिथियम आयल बैटरी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना ठीक से, काम है, ठीक। पॉज करके पढ़ लो अगर नहीं आपके पास है, पीडीएफ तो मैं दे दूंगा उसमें। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, महाराष्ट्र के सांगली में नए अटपाड़ी रिजर्व संरक्षण की घोषणा, ठीक। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जो मैं आपको बहुत कायदे से बताऊँ, ठीक है, ठीक। यहाँ से पॉज करके चाहे पढ़ लो चाहे वैसे पढ़ लो। फिर अगला पॉइंट हमारा, अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आपसे पूछी जा सकती है किससे संबंधित है, वहाँ पे चार आपको नाम लिख के दे दिए जाएंगे, लेकिन आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी। विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 2024 को 19 जनवरी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। और ये कांस्य प्रतिमा है, याद रखना, लोहे की नहीं है, तांबे की नहीं है, चांदी की नहीं है, कांस्य की है, ठीक है। हाइट इसकी ये लिखी है और ये सब चीज़ें इसमें पढ़ लो। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली मूर्ति का निर्माण मूर्तिकार सुतार ने किया है। राम सुतार तो वही है जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है। राम सुतार वही है जिन्होंने दिल्ली में इंडिया गेट के पास में वो जो वार मेमोरियल बना हुआ है उसमें उन्होंने मूर्तियां डिजाइन की हैं। राम सुतार बहुत बड़ा नाम है, राइट, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला पॉइंट, ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बहुत ख़राब बात, लेकिन जब मैं हूँ तो मैं बताऊँगा। तो बात यह है, यहाँ पे ICD 11 मॉड्यूल 2 और है मॉर्बिडिटी कोड्स लॉन्च किए गए। तो ये है क्या बवाल, तो सीन दरअसल ये है गुरु कि जो ICD है ये इंटरनेशनल जो मेडिसिन होती हैं उनका जो रोग होते हैं उनको रोग और मेडिसिन का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है, ठीक। और ये करता है WHO। और WHO का काम है कि वर्गीकरण करता है। अभी तक क्या हुआ था, जो ट्रेडिशनल हमारे जो उपचार के जो माध्यम थे, जैसे कि मान लीजिए यूनानी पद्धति कोई हो गई है ना, आयुर्वेद वाला सिस्टम हो गया, कोई सिद्ध बाबा फकीर यूनानी आ गया होता रोड पे, जैसा नहीं दीवार पे लिखा रहता है, या तो वैसे ऐसे चीज़ों और तो ऐसा कोई आ गया, मतलब ये मजाक का विषय था, ये सब लोग नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्ध और यूनानी अध्याय में पारंपरिक जो चिकित्सा थी, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की मॉर्बिडिटी कोड को जारी कर दिया गया। पारंपरिक चिकित्सा जी थी उसके जो कोड थे उनको भी उसमें शामिल किया गया, समझे। मोटी सी चीज़ ये है, समझ आई, कुछ को समझ में आया होगा। इस प्रयास से लिखा हुआ देखो, बीमारियों को परिभाषित करने वाली शब्दावली कोड के रूप में ASU आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में वैश्विक एकरूपता आएगी, ठीक। इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक। हो गया, नहीं हो गया, चलो इसको पढ़ लेना। अब है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। ये तो यार इतना देखो न्यूज़ चैनल पे इतना आया है कि आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, नहीं पता होंगी तो ये ज़रूर पढ़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जरूर एक क्वेश्चन आएगा और ऐसा आएगा जो आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक। फिलहाल याद रखना, बाई जैसे उद्घाटन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे इधर उधर दिमाग मत लगाइए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो प्लीज़। नागर शैली, ठीक है, मैं पूछूंगा नागर शैली मंदिर की कौन सी होती है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एनीवे, ठीक है। तो और ये वाला पॉइंट मैंने कराया था पिछली बार घटनासार में। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ बनाया गया, केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। जो चीज़ें मैं पहले करा चुका हूँ वो मैं नहीं कराऊंगा, इसको आप अपना आराम से पढ़ लिए। ग्राफीन क्या होता है, तो बहुत अच्छा है, एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, कार्बन का, जिसको अपर रूप बोलते हैं, ठीक है। ये ग्राफीन सेंटर भारत का पहला कहाँ बना है, तो केरल के त्रिशूर में बना है। और किस में बना है, तो बना है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के कैंपस में, ठीक है। भारत और इटली के प्रवासन के लिए आवाजाही के लिए समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दी। कुछ नहीं है इसमें, विद्यार्थी कुछ श्रमिक इधर उधर जाएंगे, उधर के यहाँ आएंगे, यहाँ के उधर जाएंगे, यही सारी सब बातें। 3 अपराध कानून संसद से पारित कर दिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं एक सवाल इससे पूछता हूँ, सब लोगों ने हो सकता है ये रट रखा हो,
ये भारतीय न्याय संहिता क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्या जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी या फिर जो एविडेंस जो एक्ट थे वो क्या पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं क्या? समझे, अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब उसकी रिलेवेंसी ख़त्म हो गई है क्या? ये बताइए, पहले अपने आप से सवाल करिए, पॉज करिए, अब उसका आंसर भी चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जो आईपीसी थी, जो सीआरपीसी थी, या जो एविडेंस एक्ट थे, वो पुराने जो मामले अभी तक चल रहे हैं, जो हो सकता है 10 साल चलें, उनमें अभी भी उनकी जो प्रासंगिकता है, जो रिलेवेंसी है, वो अभी उतनी ही बरकरार है। लेकिन ये जो नए वाद पैदा होंगे, उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और इनकी जो एविडेंस एक्ट हैं पुराने, उनकी ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पे बीएनएस और बीएस और इनकी सबकी ज़रूरत हो जाएगी, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ना, जैसे आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड है, समझे, उस 1860 का, उसको रिप्लेस कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता से। जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी जो थी 1898 की, उसको रिप्लेस कर दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक। ठीक, विधेयक नहीं रहेगा, अधिनियम बन जाएगा, इससे बात बन गया है। 1872 के फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट था 1872 का, वो भारतीय साक्ष्य 2023 से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें ये सब चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या बदलाव जैसे किए गए हैं, समझो। समथिंग कुछ तो गड़बड़ हुआ है, आई थिंक। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। पेज नंबर 41 एंड ये 57 आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। एनीवे, मैं कोशिश करूँगा मैं ठीक करने की इसको। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ तक फिलहाल मैंने कंप्लीट कर दिया। 3 भारतीय कानून संसद से पारित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवा और सिविल सर्विसेज के साथ में। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट हियर एंड लाइक, प्लीज़ डू लाइक हियर। ओके, इससे एक पता चलता है, राइट, कि हाँ एक ठीक है। और बाकी हाँ, 2 चीज़ें और भी हों। एक टेलीग्राम का जो लिंक है, एक टेलीग्राम, इस पर मैं बहुत सारी चीज़ पोस्ट किया करता हूँ, इंपॉर्टेंट सब टाइप की। और व्हाट्सएप पे बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन आप लोग आ जाइए तो मैं एक शेड्यूल तैयार कर दूँगा। ठीक है, शेड्यूल तैयार कर दूँगा, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक, नहीं तो जो लोग जुड़े हुए थे मुझसे और जिन्होंने रिव्यू अक्सर जो कैंसिल हालांकि हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने पेपर दिया था उनको अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग लग जाएंगे उनको फ़ायदा होगा, अन्यथा जैसा चल रहा है चलेगा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।